तो देखिए अभी तक जो भी पीएल और एफओपीएल से रिलेटेड फॉर्म्स था वो अपन ने अच्छे से समझ लिया। अब इन सबका यहाँ पे यूज क्या, मतलब इतना सारा फॉर्म जो हमने पढ़ा है ऑब्वियस है, इसको कहीं ना कहीं हमें काम में लेना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिर्फ पीएल पे फोकस कर रहा हूँ, प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर। तो यहाँ हम सिंपल सा कहते हैं, आप या तो ये कह दीजिएगा प्रूविंग टेक्निक। हमें क्या करना है, हमारी स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। तो प्रूविंग टेक्निक पहले मैं आपको करवा रहा हूँ पीएल के अंदर, ठीक है, यानी प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर। तो मैं प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करना है तो इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास में ना एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होगा, लंबा चौड़ा पैराग्राफ, उसमें खूब सारे सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, खूब सारे सेंटेंसेस होंगे और एट द एंड उसका कंक्लूजन दे रखा होगा। तो मतलब अभी हमारे पास क्या होने वाला है, अभी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लाइक P1, P2, P3, ऐसे करके आपके पास में खूब सारी स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, और एट द एंड जो लास्ट ही लास्ट में होता है वो या तो बोल देगा या नहीं भी बोलता। तो लास्ट वाला जो होता है उसको हम हमेशा कंक्लूजन मानते हैं। मान लीजिए इसको मैं क्यों लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे। ठीक है, और एंड देन या फाइनली जो लाइन लिखा जाएगा वो आपका कंक्लूजन दिया जाएगा। तो अब आपको इसी को अपन बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। अरे इसको हम बोलना चाहे तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपको आर्गुमेंट्स दे रखे हैं वो वैलिड है या नहीं है, आपको उसका वैलिडिटी चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, तो चेक पहले तो मीनिंग के। तो जब भी आपको इसकी वैलिडिटी चेक करना है तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में यहाँ इसको हम कैसे काम में लेंगे, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि इफ P1 एंड P2 एंड P3 एंड Pn एंड Q, इन सबको मैंने मिला दिया। ठीक है, इज ट्रू, या ट्रू कह दो, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, इज टोटोलॉजी। इज टोटोलॉजी, देन Q is a valid conclusion. Q is a valid conclusion. इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे यहाँ तक स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंक्लूजन। तो जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं इन सब का आपको एंड करना है। ठीक है, और जहां जहां पे ये सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं वहां पे इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर ऐसा है, या फिर आप इसे इन शॉर्ट कह सकते हो, अगर ये टोटोलॉजी है तो आप कहोगे कि जो भी आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसका जो कंक्लूजन दे रखा है वो वैलिड है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करोगे, मतलब ये तो थ्योरी है इसका। अब आप प्रूव कैसे करोगे कि हम ये जो कर रहे हैं सही है, तो इसको प्रूव करने के दो टेक्निक्स हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे देयर आर two techniques for validate statements। ठीक है, तो पहला जो आपने अभी तक सीखा है, तो या तो आप सीधा का सीधा क्या करो, लॉजिक टेबल यूज कर लो, या ट्रूथ टेबल यूज कर लो, या दूसरा आप कह सकते हो यूजिंग इन्फेरेंस रूल्स, या कुछ रूल्स हैं आप उन रूल्स को यूज करके अपना कंक्लूजन दे सकते हो। तो वेरिएबल, मतलब आप ऐसा कहो कि अगर आपके पास में जो वेरिएबल्स हैं वो अगर 2, 3 या 4 तक है, 4 का मतलब है 16 पॉसिबिलिटी, तो 3 या 4 तक का वेरिएबल है तब तक तो लॉजिक टेबल भी ठीक है, बना सकते हो, ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो। बट अगर वेरिएबल ही 5 या 6 आ गए, तो 5 या 6 वेरिएबल्स आ गए, अब 6 वेरिएबल का मतलब है 2 का पावर 6, 64 पॉसिबिलिटीज।
फिजिबल नहीं है, तो उस केस में फिर आप रूल्स हैं जो बने बनाए अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, आप उन रूल्स की मदद से भी उसको सॉल्व कर सकते हो, यूज इट। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले अगर लॉजिक टेबल की बात करते हैं, लॉजिक टेबल या ट्रुथ टेबल, तो लॉजिक टेबल अगर आप यूज करते हो तो बस सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, थ्योरी स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले उसको क्या करोगे, पीएल में कन्वर्ट करोगे। फिर जैसे आपने उसे पीएल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में इसकी टेबल बनाओगे। फिर टेबल बनाने के बाद में जहां जहां पे आपके स्टेटमेंट ट्रू है, वहां पे आपका कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट्स क्या है, वो वैलिड है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ है एक एग्जांपल कि इफ राम इज गुड बॉय and then he is intelligent, if he is intelligent then he is topper, और एट द कंक्लूजन आपसे क्या दिया गया है कि इफ राम इज गुड बॉय देन ही इज टॉपर। तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा लिखा होगा चेक वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको ये जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए इनका वैलिडिटी चेक करनी। तो इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम है ये स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए थ्योरी में, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसे पहले पीएल में बनाना पड़ेगा, प्रोपोजिशनल लॉजिक में बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि पी का मतलब हम मान लेते हैं कि राम इज गुड बॉय, ठीक है। क्यू का मतलब हम मान लेते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट है, ठीक है। और आर का मतलब हम मान लेते हैं कि ही इज टॉपर। तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए, ठीक है। अब इन तीनों स्टेटमेंट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पीएल के अंदर, तो कैसे लिखेंगे, सारे के सारे इफ देन ही है। तो पहले स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इफ राम इज गुड बॉय देन ही इज इंटेलिजेंट, तो राम इज गुड बॉय देन ही इज इंटेलिजेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या दिया कि ही इज इंटेलिजेंट देन ही इज द टॉपर ऑफ क्लास। और फाइनली आपको कंक्लूजन क्या दिया है, पी इम्प्लाइज आर, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, लास्ट वाला कंक्लूजन काउंट होता है। वो बोलेगा नहीं, वो आपको चेक ही करना है, वो तरीका ही होता है इसको चेक करने का। तो इसका मतलब ये मेरे लिए किसका काम करेगा, स्टेटमेंट का, और ये मेरा क्या है, ये मेरा कंक्लूजन। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, ये जो कंक्लूजन दे रखा है, ये वैलिड है। किसकी मदद से, ट्रुथ टेबल की मदद से। तो पहले ट्रुथ टेबल, अगर यही मुझे दूसरा करना होता तो सीधा रूल है, तो उस रूल का नाम लिखते प्रूव हो जाता एक लाइन में, वहां तभी मैं रूल्स आपको बना के दूंगा। तो इसका मतलब हमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तीन वेरिएबल। इसका मतलब टेबल बनाओ। अब क्या है इस ट्रू टेबल का मतलब समझाता हूँ। देखो ये आगे जैसे नीड पड़ेगी वैसे हम बना लेंगे। तो फर्स्ट ठीक है, तो हमने तीन ही स्टेटमेंट यहाँ लिए, पहला P है, फिर दूसरा Q है और तीसरा R है। तो ये हमें लिखना आता है, हम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया, ठीक है।
अब सबसे पहले आपको दिया गया है P इम्प्लाइज Q, तो सबसे पहले P इम्प्लाइज Q रेडी करोगे, उसके बाद आपको दिया गया है Q इम्प्लाइज R, तो फिर आप Q इम्प्लाइज R निकालोगे, और उसके बाद बस आपको दे रखा है P इम्प्लाइज R, तीन ही है बस इसमें, तो एक बार के लिए छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले P इम्प्लाइज Q, तो इम्प्लाइज मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स होगा, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, ये फॉल्स आ जाएगा, पहला ट्रू दूसरा ये फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारे तो बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे। हो गया। फिर Q इम्प्लाइज R, तो Q इम्प्लाइज में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहाँ पे है तो ये फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ट्रू ट्रू है क्या लास्ट सेकंड है, आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, इम्प्लाइज क्यू में लास्ट सेकंड वाले में आपने फॉल्स दिया, दो फॉल्स दो ट्रू दो फॉल्स दो दो ट्रू, हाँ कहाँ दिक्कत है, सही तो है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, इसमें 4 बार फॉल्स है 4 बार ट्रू है, 2 बार फॉल्स है 2 बार ट्रू है। P इम्प्लाइज Q जब आप देख रहे हो तो या तो मुझे ये चाहिए होगा या मुझे ये चाहिए होगा, ये वैसे दो, सॉरी मैंने कहाँ लिख दिया, तो सही तो है, यहाँ लिख दिया, तो वैसे दो ही जगह आपका फॉल्स आ जाएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, जहाँ है वहाँ फॉल्स आएगा। अब आप Q इम्प्लाइज R लिख रहे हो तो Q इम्प्लाइज R के अंदर यहाँ फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स, और यहाँ फॉल्स आएगा, बस बाकी सारे ट्रू, ठीक है। और फिर P इम्प्लाइज R कर रहे हो तो P इम्प्लाइज R में P और R, एक तो यहाँ ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, और एक यहाँ ट्रू फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारे ट्रू आ जाएगा। हेलो, तो ये टेबल तो आपको बना देनी है, ये तो आपको बनानी आती है, ये नहीं है। अब नई बात ये है कि इस टेबल से पता कैसे चलेगा कि ये वैलिड है, तो उसका तरीका सुनो। उसका तरीका क्या है, जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जो जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R, वो दोनों जहां जहां ट्रू है उनको मार्क करो, वो दोनों जहां जहां पे भी ट्रू है बस उनको मार्क करो। उसके अलावा कोई मतलब नहीं मुझे, पहले वाला स्टेटमेंट और दूसरे वाला स्टेटमेंट जहां जहां पे साथ में ट्रू है बस उनको, टोटोलॉजी चाहिए ना मेरे को, तो उस टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि पहला और दूसरा साथ में ट्रू है, यहाँ साथ में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, जहां साथ में ट्रू है उनको ले लो। अब जहां जहां पे ये दोनों साथ में ट्रू है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4, इन चारों जगह पे P इम्प्लाइज R ट्रू होना चाहिए, मतलब 1 2 3 और 4, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है, इन चार के अलावा कहाँ ट्रू आ रहा है कहाँ फॉल्स आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो मतलब है कि जहां जहां पे, अब देखना मैंने क्या लिखा है, ये पहला स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, फिर एंड Q इम्प्लाइज R एंड P इम्प्लाइज R, तो मैं बोल रहा हूँ ये तीनों के तीनों टोटोलॉजी बनाने चाहिए, तो इसका मतलब ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, तो बन गया टोटोलॉजी, ट्रू 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 और ट्रू ट्रू ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जहां जहां पे भी आपका P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज दोनों ट्रू है, वहां पे आपका रिजल्ट भी तो ट्रू है, इसका मतलब ये क्या है, ये वैलिड स्टेटमेंट। अगर एक जगह पे मान लो यहाँ फॉल्स आ जाता, अगर एक जगह पे भी ये फॉल्स हो जाता तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट बन जाता। बात ये नहीं है कितनी जगह सही है, अगर सही होगा तो हर जगह सही होगा, अगर गलत है तो एक भी जगह गलत हो जाता तो इनवैलिड हो जाता, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज ए वैलिड स्टेटमेंट। तो ये हमारा यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट का है। तो टेबल बनाओ, 4 वेरिएबल तक दिक्कत नहीं आएगी आपको, 4 वेरिएबल तक का टेबल हम बना सकते हैं, जैसे वेरिएबल बढ़ गए फिर मत बनाना, इसको कतई यूज मत लेना। 4 बनाई, जो जो रिजल्ट्स आए हैं जहां जहां पे सारे एक साथ ट्रू है, मान लीजिए 4 स्टेटमेंट होते हैं और उनका कंक्लूजन 5वां होता है, तो चारों एक साथ जहां ट्रू है वहां रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए, उनके अलावा कौन कित कहाँ ट्रू फॉल्स है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो
ठीक है, अब आपका दूसरा वाला पार्ट, इसी में दूसरा पार्ट है यूजिंग इन्फेरेंस रूल। ठीक है, तो मैं अब जितने भी फंडामेंटल रूल्स है उनको लिखवा रहा हूँ, उनको अब आपको याद करना है, कुल मिला के रटना है, आप ये कह सकते हो। इन रूल्स की मदद से आप इनको क्या कर पाओगे, आसानी से प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो मैं रूल्स लिख रहा हूँ, राइट डाउन दीज रूल्स। देखिए रूल नंबर 1, इसे बोलते हैं रूल नंबर 1। इस रूल नंबर 1 का नाम होता है मोड्यूस पोनेनस, ये इसका नाम। और इसका स्टेटमेंट सिंपल सा क्या होता है, अगर P इंप्लाइज Q है, सिंपल सा P इंप्लाइज Q और P अगर ये है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो Q आएगा। इट्स द मीनिंग ऑफ दिस। अभी जो लिखवा रहा था ये वही तो है, सिंपल, दो स्टेटमेंट और एक ही कंक्लूजन है। और मैं किसी भी रूल को आप टेबल से प्रूव करना चाहो, तभी टेबल वाला तो सिखाई दिया आपको। जैसे आपको रूल 1 में आपको प्रूव करना है, खुद आप प्रूव करना चाह रहे हो, प्रूव कर दो। तो आपके पास में 3 स्टेटमेंट आएंगे, ये P आएगा, यहाँ पे Q आएगा, और ये P इंप्लाइज Q आ जाएगा। तो P और Q आपने ले लिया। तो सिंपल से स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, P इंप्लाइज Q, तो क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू। तो अब ये सिंपल सा क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि ये दोनों जहाँ पे ट्रू है, ये दोनों जहाँ पे ट्रू है, P इंप्लाइज Q और P, तो P इंप्लाइज Q और P दोनों एक साथ ट्रू का है, बस एक ही जगह। अरे P इंप्लाइज Q और P दोनों एक जगह ट्रू कितनी बार है, सिर्फ एक बार, और है ही नहीं कहीं। तो जहां पे दोनों ये ट्रू है, वहां पे ये भी तो ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एंड करके कंक्लूजन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस रूल का नाम होता है मोडुस पोनेनस। तो मोडुस पोनेनस का मतलब सिंपल सा क्या है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या, आपके पास 2 स्टेटमेंट, आपने एक स्टेटमेंट एज इट इज रखा और उस स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट के साथ में आपने कंडीशनल लिया, तो आउटपुट दूसरा वाला आएगा। मान लीजिए एक Q है, तो इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए, Q इंप्लाइज P, तो रिजल्ट क्या आएगा, P। अगर आपने P लिया तो P के साथ आपने P इंप्लाइज Q किया ना, तो रिजल्ट Q है, फिर याद रखना। तो यहाँ पे अगर आपने Q लिखा तो इसका मतलब फिर यहाँ Q इंप्लाइज P होना चाहिए, तो रिजल्ट P आ जाएगा। तो एक स्टेटमेंट एज इट इज है, दूसरा आपका कंडीशनल है, और उन दोनों का रिजल्ट फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट आएगा। इस रूल का नाम होता है मॉडुलस पोनेनस। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभार अगर कोई छोटा क्वेश्चन आएगा ना, तो इस नाम को ही पूछ लेगा कि डिफाइन मॉडुलस पोनेनस रूल। हाँ, तो बस ये रूल आपको लिख के आना, फिक्स है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, डिसाइडेड रूल होते हैं। दूसरा रूल लिखो, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 आपके पास है यहाँ पे, मॉड्यूल टॉलेंस। तो मॉड्यूल टॉलेंस का मतलब है P इंप्लाइज Q तो है ही है, अब आपने Q का नेगेशन कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो P का नेगेशन आएगा। ठीक है, एक दो बार दोहराओगे याद हो जाएगा। तो पहला मॉड्यूल पोनेनस क्या कहेगा, P इंप्लाइज Q है और P है तो Q आएगा। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, मॉड्यूलस टॉलेंस। तो मॉड्यूल टॉलेंस क्या कहेगा कि P इंप्लाइज Q तो अभी भी है, अब आपने पहला नहीं लिया, अब अपने दूसरे वाले का नेगेशन लिया है, तो रिजल्ट पहले वाले का नेगेशन आएगा। तो पहला लिया है तो दूसरा वाला आएगा, और दूसरा ले रहे हो तो फिर दूसरा नहीं आएगा, दूसरे का नेगेशन आएगा। फिर समझो, अगर आप यहाँ P इंप्लाइज Q कर रहे हो और आप पहले वाला लिख रहे हो तो रिजल्ट दूसरा वाला आएगा। अगर आप पहला वाला लिख रहे हो तो रिजल्ट दूसरा वाला आएगा। पहला मतलब जो यहाँ पे लिखा हो वो पहले। ठीक है, अब यही सेम आपने फिर से लिखा। अब आप क्या बोल रहे हो, अब हम दूसरा लिखना चाह रहे हैं, तो दूसरा डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, फिर दूसरे का नेगेशन लिखना पड़ेगा। तो दूसरे का नेगेशन लिखोगे तो रिजल्ट P का नेगेशन आ जाएगा। अब यहीं से चेक कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे Q का नेगेशन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे आपने रिजल्ट में P का नेगेशन कर दिया।
तो अब इसको अगर आप रिजोल्व करते हो तो Q का नेगेशन करोगे कितना आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो P का नेगेशन कितना बनेगा, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जहां जहां पे ये दोनों ट्रू है, P implies Q नेगेशन ऑफ Q, तो P implies Q नेगेशन ऑफ Q कहाँ पे ट्रू, यहीं पे है दोनों, और कहीं ट्रू है नहीं। तो जहां पे ये दोनों ट्रू है वहां पे आपका रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, ठीक है। इसे अपन कहेंगे मॉड्यूल्स टॉलेंस। तो दूसरे वाले का नेगेशन करोगे तो पहले वाले का नेगेशन आएगा, और पहले वाला करोगे तो दूसरे वाला आएगा। दिस इज कॉल्ड पोनेनस। ठीक है। रूल नंबर 3, जो अभी अभी हमने प्रूव किया वो यहाँ पे डायरेक्ट रूल होते हैं। इसको अपन कहते हैं हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म। तो हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म क्या है, जो अभी अपन ने लिखा है, क्या कि P इंप्लाइज Q है और Q इंप्लाइज R है, तो रिजल्ट क्या आएगा, P इंप्लाइज R आएगा। और अभी भी प्रूव किया था ना, तो यही तो था। तो टेबल से बना होगा तो आपको प्रूफ करना पड़ रहा है, यहाँ पे उसी प्रूफ को नाम ही दे दिया कि कहीं पे भी ये दिखे तो इसको अपन कहते हैं सैलोजिज्म। बेसिकली रीजनिंग पढ़ा आपने, तो रीजनिंग में ऐसा होता है ना क्वेश्चन कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, देन उसका कंक्लूजन क्या होता है, ऑल ए आर सी, ऑल सम नॉट। उस टॉपिक को सैलोजिज्म कहते हैं रीजनिंग के अंदर। तो ये वहीं से निकला हुआ रूल है कि अगर P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R आया तो रिजल्ट क्या आएगा, P इंप्लाइज R। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म। ठीक है। रूल नंबर 4 जो है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। रूल नंबर बोल को अपन क्या कहेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में कैसे लिख सकते हो, सिंपल सा, अगर आपके पास में कहीं पे भी P एंड Q लिखा हुआ है, तो कहीं पे भी P एंड Q लिखा हुआ है तो आप रिजल्ट में P भी लिख सकते हो, ये इसका पहला पार्ट है। या फिर कहीं पे भी P एंड Q लिखा हुआ है तो आप रिजल्ट में Q भी लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के अगर आपके पास में कोई भी दो रिजल्ट एंड से बाउंड है, कंजक्शन से बाउंड है, तो आप किसी को भी अलग कर सकते हो, किसी को भी अलग कर सकते हो, सिंपल से। ठीक है। अब आप खुद देखो ना, अगर आप इनकी टेबल बनाते हो, अगर आप इनकी टेबल्स यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे ये P आ गया, ये Q आ गया, ये P एंड Q आ गया, तो क्या लिखते हो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू। तो एंड लिखा है तो एंड क्या बोलेगा, जहां दोनों के दोनों ट्रू है वहीं ट्रू होगा। तो इसका मतलब आप सिंपल सा क्या कहना चाह रहे हो, आप सिंपल सा ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपके पास में P एंड Q लिखा हुआ है तो आप उसको Q में भी तोड़ सकते हो और आप उसको P में भी तोड़ सकते हो। तो अगर आपको इनको कहीं पे भी स्प्लिट करने का नीड है तो आप इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, चलेगा। तो इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन टू। ठीक है। रूल नंबर 5 है आपका कंजक्शन। छोटा सा रूल है, वो हम लगा ही रहे हैं बिना सोचे समझे। तो सिंपल सा कंजक्शन वाला रूल क्या कहते हैं कि अगर आपको पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी एंड क्यू। अरे कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ हमने क्या किया, पी एंड क्यू था, अलग अलग कर दिया। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर दोनों अलग अलग है, मतलब अगर पी क्यू दोनों अलग अलग ट्रू है तो उनको साथ में करोगे तो ट्रू होगा ना। अब यहाँ यहीं पे देखो ना, पी और क्यू जहां पे ट्रू है वहां ट्रू है ना, तो इसका मतलब उसका उल्टा ही तो हुआ। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, पी एंड क्यू को अलग अलग कर देते हैं। और अगर हम कंजक्शन रूल की बात करते हैं, इस रूल का नाम होता है कंजक्शन रूल। कंजंक्शन, तो कंजक्शन रूल में सिंपल से हम क्या बोलेंगे
कि अगर आपके पास पी क्यू अलग अलग है तो आप इसका पी एंड क्यू लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड कंजक्शन। तो क्या समझ में आया? देखो बहुत आसान रूल है। पहला रूल क्या बोलते हैं? मॉडुलस पॉनिनस, पी इंप्लाइज क्यू, पी का क्यू आएगा। दूसरा आपका मॉड्यूल टॉलेंस क्या बोलेगा? पी इंप्लाइज क्यू है और नेगेशन ऑफ क्यू है तो नेगेशन ऑफ पी आएगा। तीसरा हाइपोथेटिकल सैलोरिज्म, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज आर है तो पी इंप्लाइज आर होगा। बहुत आसान है। चौथा क्या बोलते हैं? चौथा आपका सिंपल सा बोलेगा कि अगर पी एंड क्यू आपके पास है सिंप्लीफिकेशन तो आप पी क्यू को अलग अलग कर सकते हो। पांचवा आपका कंजक्शन रूल है कि पी क्यू अलग अलग है हाँ तो साथ में भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया? अलग अलग को साथ भी कर दिया और साथ में था तो अलग अलग भी कर दिया। तो ये दो रूल आपके ये होते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ रूल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 6। तो जो रूल नंबर 6 है उसको हम बोलते हैं डिसजंक्टिव सैलोरिज्म। डिसजंक्टिव सैलोरिज्म, ठीक। ये सिंपल से क्या बोलेगा? P एंड Q और नेगेशन ऑफ P अगर आपके पास में है तो वो Q आएगा, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास में P एंड Q है और नेगेशन ऑफ P है तो P आएगा। इसे बोलते हैं डिसजंक्टिव सैलोरिज्म। इसका मतलब याद रखने का तरीका, पांचों रूल याद है, उनमें कोई दिक्कत? पहला दूसरा आसान था, तीसरा तो बिल्कुल ही आसान है, चौथे और पांचों में एक बार एक को दो किया और एक बार दो को एक किया। अब यहाँ पे ये जो आपका डिसजंक्टिव सैलोरिज्म है ये क्या बोलेगा कि आपके पास में P और Q है। अब P और Q के साथ में अगर किसी भी एक का नेगेशन आएगा तो वो खुद को काट देगा, दूसरा बच जाएगा। अगर आपके पास P और Q था और नेगेशन ऑफ P है तो नेगेशन ऑफ P से P कट जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ Q बचेगा। वैसे यहाँ पे अगर P और Q और नेगेशन ऑफ Q है तो एक Q को काट देगा तो P बच जाएगा। तो P और Q है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्टिव, क्योंकि डिसजंक्शन पे लगा है और पे लगा है। इससे पहले कंजक्शन पे था तो डिसजंक्शन पे रूल लगा इसलिए इसको डिसजंक्टिव सैलोरिज्म बोलते हैं। तो डिसजंक्शन लगा हुआ है और किसी एक का नेगेशन आएगा वो कैंसिल होके सिंगल वाला बच जाएगा, ठीक। ठीक है, रूल नंबर 7। आप इनको टेबल से प्रूफ कर सकते हो सबको, वो इसीलिए पहले टेबल दिखाई आपको। 7 को बोलते हैं एडिशन रूल। तो एडिशन रूल सिंपल से क्या बोलेगा? अगर P है तो P के साथ P और Q लिख सकते हो। अरे अगर P आपके पास ट्रू है तो P और Q तो ट्रू ही होगा ना। और क्या बोलते हैं कि कम से कम एक ट्रू है तो ट्रू होना चाहिए ना। तो P अगर ट्रू है तो P और Q तो ट्रू ही आएगा ना, लेना बाकी तो हमें दिक्कत ही नहीं है। तो P अगर अकेला है तो आप इसे P और Q लिख सकते हो और Q अकेला तो भी P। तो कुल मिला के आप डिसजंक्शन को किसी के साथ भी लगा सकते हो, एक है उसके साथ दूसरे का डिसजंक्शन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं एडिशन रूल, ठीक। रूल नंबर आपका आता है 8, ठीक है। जो लास्ट रूल है इसे अपन कहते हैं डिलेमा। तो डिलीमा का रूल का सिंपल सा मतलब क्या है? डिलीमा रूल का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास में P इंप्लाइज Q दिया और R इंप्लाइज S दिया, चार वेरिएबल है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक और समझने लायक है, फिर से देखो। डिलीमा रूल का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके पास में सबसे पहले P इंप्लाइज Q है और फिर R इंप्लाइज S है, ये चार अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने इन दोनों का और किया, तो समझने वाली चीजें समझना, आपने इन दोनों का और किया तो जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का और आएगा। है आसान, याद रह जाएगा। सर याद रखने का तरीका कैसे ना कैसे करके तो याद रखना ही पड़ेगा ना, इनका मीनिंग ही है ये। तो आपने चार वेरिएबल लिए
P के साथ Q को इम्प्लाइज किया और P के साथ Q को इम्प्लाइज किया और R के साथ S को इम्प्लाइज किया। तो इफ वाले का और लोगे तो रिजल्ट देन वाले का और आएगा। तो अगर आप इन दोनों का और लोगे तो रिजल्ट इन दोनों का और आएगा। तो आप टेबल बना के प्रूफ कर सकते हो। तो ये देखो, ये 4 वेरिएबल का है। अब 4 वेरिएबल का टेबल बनाएंगे, 16 पॉसिबिलिटीज आएंगे, तो थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिलेमा। तो फिर से याद करें, पहला क्या है, हाइपोथेटिकल, मतलब पहला आपका क्या है, मॉडुलस पॉनिनस। जो P इंप्लाइज Q के साथ P करोगे तो Q आएगा, सिंपल से। पहला करोगे तो दूसरा आता है। ठीक है, दूसरा आपका टॉनिनस, टॉनिन्स है, जो सिंपल सा क्या कहता है, दूसरे वाले का नेगेशन करोगे तो पहले वाले का नेगेशन आएगा। तीसरा आपका हाइपोथेटिकल सैलोसिस में P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R करोगे तो P इंप्लाइज R आएगा। चौथा एक सिंप्लीफिकेशन और एक एडिशन है। तो P एंड Q लिखा हुआ है तो P Q को अलग अलग कर सकते हो, और P Q अलग अलग है तो उनको साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सिंपल से कितने हो गए, 5। छठा आपका क्या है, डिसजंक्टिव सैलोसिस। तो डिसजंक्शन का मतलब सिंपल से क्या है कि अगर आप किसी भी दो डिसजंक्शन के बीच में किसी एक का नेगेशन लोगे, खुद को काट देगा और दूसरा बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में एडिशन है। तो P किसी भी एक वेरिएबल के साथ आप किसी भी दूसरे वेरिएबल का और कभी भी ले सकते हो। ठीक है, और ये आपका डिलीमा है, किसी भी 4 वेरिएबल में 2 का आप क्या कर रहे हो, कंडीशनल कर रहे हो। तो इफ वाले का और अगर साथ में आएगा तो रिजल्ट देन वाले का और आएगा। इसे अपन कहते हैं डिलीमा रूल। तो ये 8 रूल हैं जिसे अपन कहते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। तो अगर 8 रूल आते थे, इन 8 रूल्स की मदद से आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो। तो मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है बट मजा आएगा करने में। ठीक है, तो चलो लिखो। ये आपका एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा एग्जांपल, इसी से आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे। तो सिंपल से आपको लिखा होगा, ठीक है, आपको बोला है फाइंड वैलिडिटी यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फेरेंस।
तो अब आपका सबसे पहला टारगेट क्या है? अब आपको ये जो प्रूफ करना है, आपको कुछ वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। तो कुल मिला के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका प्रपोजिशनल लॉजिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बेटर लगे, जैसे इफ यू स्मोक, तो स्मोक को मैं एस मान लेता हूँ, थोड़ा याद रखने में दिक्कत नहीं आएगा। तो एस का मतलब है स्मोक टू मच। ठीक है, तो इसको आप स्मोक टू मच बोल देते हैं एस को। ठीक है, आप ड्रिंक कर रहे हो उसको डी बोल देते हैं, तो ड्रिंक टू मच। ठीक है, तो पहले स्मोक आ गया, फिर ड्रिंक। यू डू नॉट स्लीप, यानी स्लीप वेल है तो डब्लू मान लेते हैं इसको। यू स्लीप वेल। नॉट है वो पता ना, वो नेगेशन लगाना, उसको मानते नहीं अपन लोग कभी। तो ये आपका स्लीप वेल आ गया। एंड यू डू नॉट स्लीप हो गया ना। डू नॉट ईट, ईट आ गया नहीं है, तो ईट को मैं ई मान लेता हूँ, है ना। तो ई अगर मानोगे तो ई का मतलब है आपके पास में ईट। यू ईट वेल। ठीक है, एंड देन यू फील रोटर, तो इसको आर मान लेता हूँ। आर का मतलब है यू फील रोटर। इफ यू फील रोटर यू डू नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को मान लो ई आ गया, एक्स मान लो, यू एक्सरसाइज वेल। ठीक है, यू एक्सरसाइज वेल को हमने एक्स मान लिया। स्टडी एनफ, वो तो स्टडी वेल हो ही गया। यू डू नॉट स्मोक हो गया, यू डू नॉट स्टडी एनफ हो गया, बस यही है। तो ये 6 आपके पास में वेरिएबल्स बनेंगे। एक बार चेक कर लो, मैंने कोई लाइन मिस नहीं कर दी हो। स्टडी एनफ ही रह गया है, ये कर लो। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो यू डू नॉट स्टडी एनफ, तो स्टडी एनफ को टी है तो मैं टी लिख देता हूँ, चलो। तो अब इसको कर दो यू डू स्टडी एनफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स। अब इतने वेरिएबल्स के साथ टेबल बनाने का मतलब तो सीधा सुसाइड मिशन है, कौन करेगा? तो अब आपके पास में, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले ये तो आपने अजम्पशन कर लिया। अब जो जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं उन स्टेटमेंट को आप प्रपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करोगे। तो पहले इफ लिखा हुआ है, तो यू स्मोक और ड्रिंक, तो स्मोक और ड्रिंक, तो स्मोक और ड्रिंक आ गया। तो इफ यू स्मोक एंड ड्रिंक टू मच देन यू डू नॉट स्लीप वेल, देन यू डू नॉट स्लीप। तो स्लीप का मतलब क्या है? डब्ल्यू। तो यू डू नॉट स्लीप वेल तो मतलब नेगेशन ऑफ डब्ल्यू, ऐसा आ गया। एंड, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एंड इफ यू डू नॉट स्लीप वेल, इफ यू डू नॉट स्लीप वेल, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट स्लीप वेल और if you do not sleep well or do not eat, or do not eat, क्या दिया? if you do not sleep well or do not eat, do not eat लिखना है ना, और do not eat, eat यानी ई, ठीक है। तो if you do not sleep well or do not eat then you feel rotten, तो you feel rotten यानी नेगेशन ऑफ पास्ट। तो पहले स्टेटमेंट का आपने पूरा का पूरा पीएल बना लिया। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इफ यू फील रोटन, इफ यू फील रोटन
you do not exercise well, then you do not exercise well, you do not exercise well and do not study enough, and do not study enough यानी negation of T। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपको क्या दिया है, you do not smoke too much, तो smoke too much यानी negation of S। बस नहीं तो आएगा, you do not smoke too much, negation of S। therefore you do not study enough, तो you do not study enough यानी negation of T। That's the statement। ठीक है, तो एक बार इनको चेक कर लो प्रॉपर तरीके से, कहीं को दिक्कत ना हो लिखने में। ये डू नॉट नहीं है, ये यू स्मोक टू मच, ये हटाते। ये तो फिर स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो सही नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये डू नॉट नहीं है, यू स्मोक टू मच है, तो इसका मतलब ये नेगेशन ऑफ एस नहीं आएगा, यहाँ पे एस ही आएगा, और देयरफॉर यू डू नॉट स्टडी एनफ है, तो ये नेगेशन ऑफ टी आएगा। ओके, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है आपका रिजल्ट, तो अब आपको क्या करना है, इनके ऊपर रूल्स लगाने हैं। तो इन पे जो जो रूल्स अपन ने पढ़े हैं वो 1 बाय 1 यही लगा देता हूँ मैं। तो सबसे पहला आप क्या करो, अब आपको टी तक पहुंचना है, तो टी तक पहुंचना है तो सबसे पहले ये दोनों एंड है, तो पी एंड क्यू को हम अलग अलग कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो इसका मतलब एस और डी और नेगेशन के साथ नेगेशन ऑफ डब्ल्यू लिख सकता हूँ। तो इसमें रूल नंबर आई थिंक ये कितना था, एक बार चेक करो, सिंप्लीफिकेशन रूल था है ना, मैं नाम लिख देता हूँ सिंप्लीफिकेशन रूल का, आप चेक कर लेना कितने नंबर का था। तो अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में ये आपके पास में एस है, तो एस के साथ हम जब चाहे तब चीजों को जोड़ सकते हैं। अरे आपका कंजक्टिव रूल, डिसजंक्शन रूल, तो इसका वाला एस है, तो मैं एस के साथ में ऐसा लिख सकता हूँ, आई थिंक कंजक्टिव रूल था नहीं ऐड करने वाला, तो आप यहाँ पे कंजक्टिव रूल लगा सकते हो। तो कंजक्टिव रूल को लगा के उस नाम एक बार देख लो, नाम एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं है, शायद यही होना चाहिए। आप इसका नाम रखोगे तो इसका नाम कंजक्टिव रूल ही था, ठीक है। अब आप इन दोनों पे लगाओ रूल, इन दोनों पे, तो इन दोनों पे रूल लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इससे ये कट जाएगा और यही बचेगा। अरे P इम्प्लाइज Q और P है तो Q ही तो बचता है। रूल नंबर 2 हाइपोथेटिकल टॉर्नेलिस, यही था टॉलेंस का मतलब। तो P इम्प्लाइज Q और P है तो P कट जाएगा और Q बचेगा, याद है ना। तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ W ओनली। तो इसका हमने नाम याद जो भी रखा था, मॉड्यूलस टॉर्नेंस, ठीक है। तो MT इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, मॉड्यूलस टॉर्नेंस है। तो आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका सेकेंड रूल से किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको अलग कर सकते हो तो इसको भी अलग कर सकते हो। अरे P एंड Q को P भी लिख सकते हो, Q भी तो लिख सकते हो, तो इसको आप अलग करोगे तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, वही सिंप्लीफिकेशन ही लगाया। नो में अगर ये अकेला है नेगेशन ऑफ W, तो नेगेशन ऑफ W के साथ में हम और कर सकते हैं नेगेशन ऑफ E। अरे कभी भी अपन, और तो अपन कभी भी लगा सकते हैं, जो यहाँ किया था कंजक्टिव रूल, तो कंजक्टिव रूल आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। और जैसे आपने कंजक्टिव रूल लगा दिया, यहाँ से क्या बचेगा, R, तो ये आपके पास आ जाएगा R। इन दोनों पे फिर से सेम रूल लगाओ ना आप, AMT लगा दो यहाँ,
तो आप एम टी लगाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, अब इधर देखो, अब आप इसके साथ, सेकंड के साथ और 10 के साथ, मैं 11 स्टेप लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, अब मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, रिजल्ट में तो नेगेशन ऑफ टी चाहिए ना। तो देखो देखो नेगेशन ऑफ टी कहाँ आ रहा है, तो वो सेकंड में आ रहा है। तो आप सेकंड वाले के साथ और 10th वाले के साथ में फिर से इंप्लाइज वाला रूल लगाओगे तो यही तो बचेगा। अरे P इंप्लाइज Q और P है तो Q ही तो बचेगा, रूल नंबर सेकंड, सिंपल सा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जब इसको लगाओगे तो सिर्फ कितना बचेगा, ये बचेगा। बस क्या किया अपन ने, अप्लाई एम टी, जो भी आपका मॉडुलस टॉर्नेशन रूल था किस पे लगाया, दूसरे पे और 10वें पे लगा दिया। अभी एंड है, तो एंड क्या बोलता है, दोनों का अलग अलग कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन रूल। तो अगर आपके पास P एंड Q है तो P भी लिख सकते हो और Q भी लिख सकते हो ना, तो इन दोनों को अलग करोगे तो आप नेगेशन ऑफ T लिख सकते हो। तो दैट इज योर फाइनल प्रूफ। अरे ये तो प्रूव करना था आपको, ये आपको यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, बाकी आप ये तीनों यूज कर सकते हो। तो अब इन तीनों की मदद से, इन तीन की मदद से आपने इतने सारे रूल्स और जनरेट किए जो आप जानते थे, और ये 8 रूल्स थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल लगे, दैट इज योर फाइनल। तो पहले रूल्स याद रखो, फिर इस रूल्स के बिहाफ पे ये सारा क्वेश्चन होगा, नहीं तो दिक्कत है, इसको लिख लो आपसे।